जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैल्कोलिथिक एज देखा था, जिसमें हमने देखा था कि ह्यूमन ने सबसे पहले जिस धातु का इस्तेमाल किया मेटल का, वो था कॉपर। हमने अलग अलग समय पर हड़प्पा के प्री पोस्ट या हड़प्पा के कंटेम्प्रेरी कल्चर्स को देखा, चैल्कोलिथिक एज को। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने चैल्कोलिथिक एज में पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ऑफिशियली अगर हम बात करें तो इसका नाम जो है वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हेडिंग डालिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की बात अगर हम करें तो इसकी डिस्कवरी हुई 1921 में, 1921 में। ठीक, उस टाइम के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे राय बहादुर दयाराम साहनी। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली साइट खोजी हड़प्पा। ठीक, इसीलिए चूंकि 1921 में राय बहादुर साहनी ने, दयाराम साहनी ने सबसे पहली सिंधु घाटी सभ्यता की साइट खोजी हड़प्पा को, इसीलिए इसका नाम जो पड़ गया वो पड़ गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों पड़ा? क्योंकि हड़प्पा सबसे पहली साइट थी जो 1921 में दयाराम साहनी ने खोजी। ठीक, पर क्या इसकी डिस्कवरी 1921 में ही हुई है या इससे पहले भी कुछ कोशिशें हुई जिसमें लोगों को ये पता चला कि कोई ना कोई ऐसी सभ्यता है, ठीक, जो नीचे जमीन में दफन है। ठीक, तो कई सारे ब्रिटिश हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट ने 1921 से पहले भी इस बात को कहा था कि वहां पर कोई ना कोई सभ्यता मौजूद है, लेकिन किसी कारणवश ब्रिटिश सरकार ने उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया था। तो अब हम वो सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे कि एक्चुअल में इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी या खोज कहां से शुरू हुई। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए डिस्कवरी, या हम इसको हिंदी में कहेंगे खोज। तो डिस्कवरी या खोज हेडिंग डाली। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सबसे पहली बार 1826 में एक व्यक्ति थे, चार्ल्स मैसन। ये पॉइंट नोट करिएगा, चार्ल्स मैसन। तो 1826 में एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन, जिन्होंने पहली बार आईवीसी के बारे में कुछ बताया। मतलब देखिए क्या है, हड़प्पा अगर हम आज की डेट में बात करें तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, ठीक है, वहां पर हड़प्पा नाम की एक जगह है जहां से हड़प्पा साइट मिली है। तो 1826 में चार्ल्स मैसन जो थे, ये ब्रिटिश आर्मी में हुआ करते थे। तो ये एक बार उस तरफ कहीं कुछ घूमने वगैरह गए थे, तो इन्होंने वहां पर कोई चीज नोटिस करी। ठीक, मतलब इनको लगा कि इस जमीन के अंदर कुछ तो है, मतलब उन्होंने कुछ चीजें वहां पर नोटिस करी। ठीक, तो जब उन्होंने वो चीज नोटिस करी, ठीक, तो उन्होंने वो चीज अपने सुपीरियर्स या ब्रिटिश अधिकारियों को बताई। लेकिन इस टाइम पर ब्रिटिश के अधिकारियों ने उस बात को उतना सीरियसली लिया नहीं, चार्ल्स मैसन की बात। अब इसी को लेकर के चार्ल्स मैसन ने अपनी एक मैगजीन निकाली जिसमें उन्होंने इस बारे में बताया। ठीक, तो चार्ल्स मैसन की एक मैगजीन रही है, इसका नाम नोट कर लीजिएगा,
द नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी ऑफ सिंध एंड पंजाब। द नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी ऑफ सिंध एंड पंजाब। ठीक, ये इन्होंने एक मैगजीन निकाली चार्ल्स मेसन ने। ठीक है, और इन्होंने 1826 में ही इस बात को कहा कि वहां पर जमीन पर कोई ना कोई ऐसी सभ्यता है जो दफन है। ठीक है, तो लेकिन चार्ल्स मेसन की बात को इतना सीरियसली अंग्रेजी अधिकारियों ने नहीं लिया। अब इसके बाद, चार्ल्स मेसन के बाद अगला टर्न आता है 1853। उस टाइम पर एक व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंगम। ये नाम आपने कई बार सुना होगा, अलेक्जेंडर कनिंगम। हमारा जो एएसआई है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई, एएसआई के संस्थापक जो हैं वो अलेक्जेंडर कनिंगम ही हैं, याद रखिएगा। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने एएसआई की स्थापना करी थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम ने एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खोज करी 1853 में। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम को भी एक यूनिकॉर्न सील मिली थी। कौन सी सील मिली थी? यूनिकॉर्न सील मिली थी, और उसी एरिया से मिली थी, हड़प्पा वाले एरिया से। तो उस टाइम पर भी 1853 में भी अलेक्जेंडर कनिंगम ने इस बात को कहा कि कोई ना कोई सभ्यता वहां मौजूद है, क्योंकि वहां पर मोहरें मिली हैं, यूनिकॉर्न सील मिली। लेकिन इस टाइम भी ब्रिटिशर्स जो थे इस चीज को लेकर के इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। उसके बाद अगला टर्न आता है 1856। देखिए, आप अगर आप याद करें, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, तो इंडिया में सबसे पहली रेल की अगर हम बात करें तो वो कब चली थी? तो वो चली थी 1853 में, बॉम्बे टू थाने। ये आपने पढ़ा होगा। देश की, हमारे इंडिया की सबसे पहली रेल कब चली? 1853 में, बॉम्बे टू थाने। तो मतलब ये 1856 का जो दौर चल रहा था ना, ये भारत में रेलवेकरण का दौर चल रहा था। भारत में अलग अलग जगहों पर पटरियां बिछाई जा रही थी रेलवेज के डेवलपमेंट के लिए। अब भले ही ये रेलवेज ने बाद में भारतीयों का बड़ा साथ दिया, लेकिन ये रेलवे जिस टाइम पर डिस्कवर की जा रही थी, या जिस टाइम पर ये पटरियां बिछाई जा रही थी, आप जानते हैं अच्छे से कि अंग्रेज इसको अपने लिए कर रहे थे, अपने फायदे के लिए। हालांकि बाद में वो इंडिया के लिए भी फायदेमंद साबित हुआ, रेलवेज अब पढ़ेंगे। बट ये जो दौर था, इसमें रेलवेकरण बहुत ज्यादा हो रहा था। तो इसी टाइम पर ब्रिटिश के दो इंजीनियर्स थे जिनका नाम था ब्रिंटन ब्रदर्स। क्या नाम था? ब्रंटन ब्रदर्स। 1856 में क्या नाम था? ब्रिंटन ब्रदर्स। इसमें अगर आप नाम चाहें तो उनके नाम लिख लीजिएगा। एक थे जेम्स और दूसरे थे विलियम। ये दोनों ब्रिंटन ब्रदर्स थे, दोनों ब्रिंटन भाई थे, जेम्स और विलियम ब्रिंटन। इन्होंने उस टाइम पर रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। कहां से कहां तक बिछा रहे थे? लाहौर से लेकर के कराची तक। तो लाहौर से लेके कराची तक में ये रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे। अब आज आपने देखा हो, अगर हम रेलवे ट्रैक की बात करें तो सबसे पहले तो ऐसे कुछ रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। नीचे नीचे कई रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और उसके ऊपर से पटरी बिछाई जाती है। ठीक, ये क्यों किया जाता है? नीचे से आपने देखा हो कि
जब आप कभी रेलवे की पटरी देखिएगा तो जमीन से काफी ऊपर होती है। आपने देखा हो पत्थर वगैरह भी रखे जाते हैं। फिर इसके अलावा आपको ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप के बेस भी मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जब ट्रेन ऊपर से निकलती है तो ट्रेन में काफी ज्यादा वजन होता है। भाई भरी ट्रेन अगर ऊपर से निकल रही है तो जाहिर सी बात है उसमें काफी वेट होगा। अब जब वेट होगा तो जाहिर सी बात है कि जमीन की कहीं कहीं जमीन क्या होती है, कमजोर होती है, मतलब हल्की होती है। ठीक, तो वहां पर धंसने के और इंसिडेंट होने के चांसेस होते हैं। सॉफ्ट होती है, किसी किसी जगह पर धरती क्या होती है, सॉफ्ट होती है, तो वहां पर ट्रेन के धंसने के चांसेस हैं। इसीलिए ऐसे रेक्टेंगल टाइप का वो बनाया जाता है। आज की डेट में तो ये सीमेंट का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? सीमेंट का। लेकिन उस टाइम पर जब अंग्रेज पटरियां बिछा रहे थे, उस समय पर ये सीमेंट का ना बना करके इसको पकी हुई ईंटों का बनाया जाता था। ठीक है, किसका बनाया जाता था? बेक्ड ब्रिक्स का। तो जब ये लोग वहां पहुंचे, ठीक है, तो इन्होंने क्या मांगा? वहां के लोकल लोगों से पकी ईंट मांगी। ठीक, तो वहां के लोकल लोगों ने मना कर दिया कि भाई हमारे पास पकी ईंट नहीं है। ठीक, अब जब ब्रिंटन ब्रदर्स ने चारों तरफ देखा तो इन्होंने ये पाया कि भाई जितने भी मकान आसपास बने हैं सब पकी हुई ईंटों से बने। जितने भी मकान आसपास बने हैं वो सब किससे बने हैं? पकी हुई ईंटों से बने। तब इन्होंने इस बात को कहा कि भाई आप कह रहे हो कि पकी हुई ईंट आपके पास है नहीं, तो फिर आपने ये मकान में इस्तेमाल कैसे कर लिया? तो इन्होंने मतलब वहां के लोकल लोगों ने इस बात को कहा कि देखिए भाई हमको तो जमीन से ये ईंटें मिली, हम तो जमीन में खुदाई करते हैं तो हमें ये सारी ईंटें मिलने लगती हैं। उससे ब्रिंटन ब्रदर्स को इस बात का एहसास हो गया कि यार कोई ना कोई ऐसी सभ्यता तो नीचे मौजूद है, या कोई ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसमें खुदाई करने पर वो चीज मिल सकती है। ठीक, तो इन्होंने भी क्या किया? अपने अंग्रेज अधिकारियों को बताया। लेकिन इसी टाइम पर अनफॉर्चुनेटली 1857 में, आप जानते हैं 1857 में क्रांति हो गई, रिवॉल्ट हो गया। ठीक, याद होगा आपको 1857 में रिवॉल्ट हुआ। तो रिवॉल्ट होने के कारण अंग्रेज जो हो गए वो रिवॉल्ट को दबाने में बिजी हो गए। ठीक, जो इसलिए उस टाइम भी ये बात को उतना ज्यादा तवज्जो अंग्रेजों ने नहीं दिया। ठीक, उसके बाद फाइनली आता है 1921, 1921। ये पॉइंट सब नोट करते चलिएगा। ये जितने भी मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं सब कॉपी में आपके होने चाहिए। ठीक है, 1921 की अगर हम बात करें तो 1921 में एएसआई के एक हेड हुआ करते थे जॉन मार्शल। इस टाइम पर एएसआई के हेड हुआ करते थे जॉन मार्शल। ठीक, अब जॉन मार्शल साहब जब एएसआई के हेड बने, ठीक है, तो इन्होंने काफी सारी चीजें पढ़ी हुई थी पुरानी। जैसे इन्होंने चार्ल्स मैसन की एक मैगजीन जो मैंने आपको बताया, द नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज ऑफ सिंध एंड पंजाब, ये इन्होंने पढ़ी थी। तो इन्होंने जब इसको पढ़ा तो इनको एहसास हुआ कि यार वहां पर कोई ना कोई सभ्यता है और हमें इसकी खोज करनी चाहिए। तब उन्होंने उसी टाइम पर एएसआई में ही काम करने वाले एक आर्कियोलॉजिस्ट, जिनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम सैनी, तो राय बहादुर दयाराम सैनी, इनको अपॉइंट किया कि आप जाइए और वहां पर खुदाई करके पता करिए कि कोई सभ्यता मौजूद है या वहां नहीं। तब फिर जब राय बहादुर दयाराम सहनी 1921 में वहां पहुंचे, तब उन्होंने वहां पर सबसे पहली साइट डिस्कवरी करी। किसकी? हड़प्पा की। ठीक है, और ये हड़प्पा इन्होंने कहां से खोजा? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से। देखिए उस टाइम पर वो पाकिस्तान नहीं था, उस टाइम पर सिर्फ पंजाब था। ठीक है, क्योंकि ये बात 1921 की है, उस टाइम पर हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। ठीक, तो इनको जो सबसे पहली साइट मिली वो मिली हड़प्पा। ठीक है, अब चूंकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली ऐसी साइट थी जिसको खोजा गया, इसी कारण से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा
जाता है। ठीक, तो इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक, सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेसन ने, फिर 1853 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने, 1856 में ब्रंटन ब्रदर्स ने, और फाइनली 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी। क्लियर? एएसआई के हेड इस वक्त कौन थे? जॉन मार्शल। तो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने उसमें लिखाए हैं स्क्रीन पे, वो सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी हो गई। ठीक, अब जब एक बार इसकी खोज हो गई तो अब इसका नामकरण होगा। नेमिंग ऑफ, हेडिंग डालिए, नेमिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेमिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, तो सबसे पहली बार, ठीक है, सबसे पहला इसके क्या क्या नाम रहे सिंधु घाटी सभ्यता के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, और उसके पीछे का कारण क्या था, हमें ये देखना है इस टॉपिक में। ठीक, तो सबसे पहला नाम तो नोट करिए, सबसे पहला नाम तो यही था, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, ये नाम कैसे पड़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन? सबसे पहला पॉइंट तो आप नोट करिएगा, इस नाम को देने वाले थे जॉन मार्शल। ठीक, जॉन मार्शल साहब जो उस वक्त एएसआई के हेड थे। ठीक, तो इसको नाम दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसको ये नाम इन्होंने क्यों दिया? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैक्सिमम साइट्स, अगर हम बात करें तो मैक्सिमम या मेजर साइट्स जो मिली हैं वो या तो इंडस नदी के आसपास मिली हैं या उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदी। ठीक, तो इंडस, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के ज्यादातर बड़ी साइट्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की या सिंधु घाटी सभ्यता की मिली हैं वो इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास मिली, इसीलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा। ठीक, तो क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा? क्योंकि इस संस्कृति के जितनी भी साइट्स हैं, ज्यादातर साइट्स, बड़ी साइट्स, वो इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास मिली, इसीलिए इस सभ्यता को कहा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक, दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा इसका नाम है हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब मैंने ये आपको बताया, ठीक, कि इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों पड़ा। देखिए, आज की डेट में वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड में एक नियम है, एक रूल है, कोई भी सभ्यता अगर कहीं से भी खोजी जाती है, ठीक, तो उस सभ्यता की सबसे पहली साइट जो खोजी गई है, उस सभ्यता का नाम उसी साइट से जोड़ा जाएगा। ये वर्ल्ड में नियम। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा संस्कृत सभ्यता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ये लीगल और ऑथेंटिकेट नाम, दिस इज द लीगल नेम। क्यों? क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक है। ठीक है, क्यों करा गया ये? क्योंकि 1921 में सबसे पहली साइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहली साइट कौन सी खोजी गई थी? हड़प्पा। तो 1921 में फर्स्ट साइट, ठीक है, किसने खोजी थी? दयाराम साहनी। ठीक है, इसीलिए इस हड़प्पा, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा गया, हड़प्पा सभ्यता। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक, तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन इनका और नाम। तीसरा बात करें, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? देखिए, हमने स्टोन एज पढ़ा था,
स्टोन एज को स्टोन एज क्यों कहा गया था? क्योंकि वहां पर स्टोन का इस्तेमाल किया जा रहा था एज अ टूल, पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा था एज अ टूल। इसके बाद आया चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज को चैल्कोलिथिक एज क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय पर मानव जो था वो कॉपर और स्टोन दोनों का इस्तेमाल कर रहा था एज अ टूल। ठीक, तो वैसे ही ब्रॉन्ज एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो टूल्स बनाए गए वो ब्रॉन्ज के बनाए गए। ब्रॉन्ज को हिंदी में बोलते हैं कांसा। ठीक, तो कांसे के बनाए गए। ठीक है, और ये कांसा किसका एलॉय है? कॉपर का। कॉपर में क्या किया गया? टिन मिलाया गया, तो उससे क्या बना? ब्रॉन्ज बना। ठीक, तो तांबे में टिन को मिला करके क्या बनाया गया? कांसा बनाया गया। और चूंकि इसमें हड़प्पन संस्कृति में या सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो इनमें चूंकि कांसे का प्रयोग टूल बनाने में किया जाता था, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता था, इसी कारण से इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? क्यों किया गया ब्रॉन्ज एज? क्योंकि ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, चौथा नाम जो इसका है वो है प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आपको याद होगा जब मैं हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन बता रहा था तो मैंने आपको हिस्ट्री को 3 आधार पर बताया था, स्क्रिप्ट के आधार पर। आप याद करिए, स्क्रिप्ट के आधार पर हमने बांटा था इतिहास को 3 भाग में। सबसे पहला हमने बताया था प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक का मतलब कौन सी सिविलाइजेशन थी? जिसमें हमें उनका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला। ठीक, तो हमने उसमें किसको रखा था? स्टोन एज को, क्योंकि स्टोन एज का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, मतलब उनकी खुद की लिपि नहीं थी, स्क्रिप्ट नहीं थी। दूसरा हमने देखा था प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक क्या मतलब क्या होता था? लिपि तो है, स्क्रिप्ट तो है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। ठीक, और आप याद करिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को हमने प्रोटो हिस्टोरिक में रखा। क्यों रखा था? क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट तो है, ठीक है, लिखी तो हुई है, लिपि तो है, बट वी कैन नॉट रीड। हम आज तक इसको रीड नहीं कर पाए। ठीक, तो ऐसे हिस्टोरिकल उसको बोला जाता है प्रोटो हिस्टोरिक। अब चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिक उसके है क्योंकि इसको क्या है, इसका मतलब इसको कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है, इसको मतलब इसकी स्क्रिप्ट हम अभी तक पढ़ नहीं पाए। समझ में आया आपको? तो प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन आपको समझ में आया। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें, अगला नाम जो है इसको मेलुहा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मेलुहा सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसको मेलुहा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी टाइम पर अगर हम बात करें, एक और सभ्यता हुआ करती थी, मेसोपोटामिया। मैं आपको अभी कंटेम्प्ररी जो सिविलाइजेशन है वो पढ़ाऊंगा आगे, बट अभी आप समझ लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन एक और सभ्यता हुआ करती थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक, जो ईरान और इराक वाले क्षेत्र में हुआ करती थी। ठीक, तो जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी वहां पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है, मेसोपोटामियन इंस्क्रिप्शन मिला है। ठीक है, तो ये जो इंस्क्रिप्शन मिला है इसी को बोला जाता है अक्कड़ इंस्क्रिप्शन। नोट कर लीजिएगा ये।
इसको क्या बोला जाता है? अक्कड़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, या हम इसको सारगोन इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सारगोन इंस्क्रिप्शन। ठीक, तो अक्कड़ इंस्क्रिप्शन और सारगोन इंस्क्रिप्शन मिला है मेसोपोटामिया में। ठीक है, और ये इंस्क्रिप्शन कब का है? 2350 बीसीई। 2350 बीसीई। ठीक है, और इस इंस्क्रिप्शन में एक नाम दिया हुआ है मेलुहा। ठीक है, तो इन्होंने जो मेलुहा कहा गया है वो एंसम्ज किया गया है कि वो किसके लिए बोला गया है? सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक, वैसे तो इसमें 3 नाम दिए गए हैं, दिलमन, मागन और मेलुहा। वैसे तो इस इंस्क्रिप्शन में 3 नाम दिए गए हैं, दिलमन, मागन और मेलुहा। ठीक, दिलमन अपना वो जो इजिप्ट वाला क्षेत्र है उसको बोला गया है, ऐसा मतलब जो पढ़ के समझ में आया। ठीक, मागन किसको बोला गया? ईरान इराक वाले क्षेत्र को। और मेलुहा किसको बोला गया? ये माना जा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहा गया है? मेलुहा। ठीक, तो इसीलिए इसको मेलुहा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक, तो मेलुहा सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? मेसोपोटामिया में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, अक्कड़ इंस्क्रिप्शन या सारगोन इंस्क्रिप्शन। उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहा गया है? मेलुहा। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक, इसके अलावा आपको एक पॉइंट और नोट करना है यहां पर, इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? देखिए, आप आज जानते होंगे कि सरस्वती नदी जो है, ठीक है, वो विलुप्त हो चुकी है। लेकिन पुराणों में या इतिहास में कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं, और अब तो सैटेलाइट इमेजेस से भी पता चला। देखिए, कोई भी नदी हो, ठीक है, वो अपने एक पर्टिकुलर रीजन में फ्लो करती है, मतलब उसका एक पाथ होता है। आपने देखा होगा हर नदी का अपना एक पाथ होता है। तो ऐसे ही जब कभी कोई नदी मान लीजिए सूख जाती है, मान लेते हैं कि सूख जाती है, तो वहां पर उस पर्टिकुलर पाथ पर वो अपने निशान छोड़ जाती है। मतलब उस पर्टिकुलर पाथ पर क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है। भाई नदी मान लीजिए सूख गई किसी कारण से, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पाथ पे जिसपे वो फ्लो कर रही है, वहां क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है। अब सैटेलाइट इमेज से ये देखा गया है, ये अपना इंडिया है, अगर हम बात करें तो ये अपना इंडिया है। तो ये सैटेलाइट इमेज से ये देखा गया है कि यहां पर कोई ऐसी नदी थी, जो ये गैप नजर आ रहा है यहां पे, जो ये ऐसे फ्लो कर रही थी, ऐसे ये अरेबियन सी में जाके गिर रही थी। मैंने आपको एक और नदी बताई थी जो यहाँ पे तिब्बत से निकलती है, जो ऊपर से पाकिस्तान होते हुए अरेबियन सी में गिरती है। ये कौन सी नदी है? इंडस। ठीक, एक नदी का पाथ यहां से भी नजर आ रहा है, जो यहां से निकल करके और अरेबियन सी में बह रही थी। तो इस नदी को माना जा रहा है सरस्वती नदी। मतलब उस टाइम पर ये नदी रही होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो इंडस नदी के आसपास अगर हम बात करें, तो जो इंडस नदी के आसपास जो साइट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो सरस्वती नदी का पार्ट है ना, ये जो सरस्वती नदी का जो पाथ दिखा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई नदी वहां पर होगी। अब अभी ये सरस्वती नदी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जब बह रही है, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द भी कौन सी साइट्स मिली हैं हमको? सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स। ठीक, तो इसीलिए इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? ठीक, चूंकि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, अब वो है नहीं, एग्जिस्टेंस में है नहीं, ठीक है, लेकिन एक समय पर नदी रही हो, क्योंकि ऐसी सैटेलाइट इमेजेस से हमको पाथ मिला है नदी का। ठीक है, तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसके 2 और नाम है, नोट कर लीजिएगा। एक तो इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है,
पहली नगरीकरण सभ्यता, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक, आप जानते हैं कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। यहां पर जितने भी हमने खुदाई करी है, जितनी भी साइट्स मिली है, ज्यादातर साइट्स क्या हैं, शहर, सिटी है। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक, इससे पहले हमने जो एज पढ़ी थी, चैल्कोलिथिक एज, मैंने आपको बताया था वहां पे रूरल कल्चर था। ठीक, तो वहां पर गांव थे। ठीक है, तो पहली बार शहरों की जो साइट्स मिली है वो कौन सी मिली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसीलिए इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक, इसके अलावा इसका एक नाम और है, नोट कर लीजिएगा, इसको ग्रेटर सिविलाइजेशन भी कहा गया है। क्या बोला गया है, ग्रेटर सिविलाइजेशन। ये सारे नाम नोट कर लीजिएगा, 8 नाम। तो इनको ग्रेटर सिविलाइजेशन कहने वाले कौन है, तो इनका नाम है M.R. मुगल। ठीक, तो M.R. मुगल ने इसको ग्रेटर सिविलाइजेशन कहा है। चूंकि इनको ग्रेटर सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो सभ्यता है वो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, स्प्रेड इन दी लार्ज एरिया। ठीक, अभी हम इसका एरिया देखेंगे। ठीक है, तो तकरीबन 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में बसी हुई है सभ्यता। तो इसीलिए इसको ग्रेटर सिविलाइजेशन कहा गया M.R. मुगल, क्योंकि ये सभ्यता जो है वो बड़े एरिया में, लार्ज एरिया में क्या है, फैली हुई है। इसी कारण से इसको ग्रेटर सिविलाइजेशन कहा गया। ठीक, तो ये 8 नाम आपको याद रखने हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं। पहला तो खुद ही है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों, क्योंकि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास जितनी भी बड़ी साइट्स हैं वो मिली हैं, इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ गया। हड़प्पा चूंकि सबसे पहली साइट थी जो डिस्कवर की गई, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ गया। ब्रॉन्ज, कांसे का इस्तेमाल किया जाने लगा टूल्स बनाने के लिए, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाने लगा। चूंकि इनकी स्क्रिप्ट लिखी थी लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे थे, इसलिए इनको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा गया। मेलुहा इनका नाम मिलता है अक्कड़ इंस्क्रिप्शन, सारगोन इंस्क्रिप्शन से, और पहली नगरीय सभ्यता। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी हमें साइट्स मिली हैं वो सारी नगरी है, और इसको ग्रेटर सिविलाइजेशन कहा गया। क्यों, M.R. मुगल को, क्योंकि ये बड़े एरिया में फैली। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्या क्या नाम थे आपको समझ में आ गया। ठीक, इससे पहले हमने इनकी खोज पढ़ी, अब हमने इनके नाम पढ़े। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। ठीक, ये पॉइंट सारे नोट कर लीजिएगा कॉपी में, जितना भी मैं लिखाता जा रहा हूं A to Z कॉपी में नोट करते चलिए। अगला बात करें, अगला है टॉपिक, हेडिंग डालिए इसका एरिया। ठीक है, ठीक है, तो इसका एरिया एंड नेशंस अराउंड विच IVC स्प्रेड। मतलब अब हमें यह देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ठीक है, ये कहां कहां फैली हुई है, किन किन देशों में फैली हुई है, इसका एरिया क्या है, और भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता के साइट्स मिली। हमें इस टॉपिक में ये पढ़ना। और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी साइट, नॉर्दर्न साइट, सदर्न साइट, ईस्टर्न साइट और वेस्टर्न साइट, हमें ये 4 चीजें देखनी। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट डालिए एरिया। एरिया की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो एरिया रहा है वो रहा है 12 लाख, एग्जैक्टली 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, तो अभी तक के जितनी भी साइट्स मिली हैं
उस आधार पर अगर हम बात करें तो जो इसका एरिया है वो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अराउंड 13 लाख। ठीक है, 13 लाख के आसपास वर्ग किलोमीटर। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे उन कंट्रीज की जिन कंट्रीज में ये साइट फैली हुई है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कौन कौन से देशों में फैली हुई है। ठीक, तो सबसे पहला तो अपना इंडिया है। इंडिया तो है ही भाई, हम इंडियन हिस्ट्री में इसको पढ़ रहे हैं, तो अगर इंडिया का पार्ट ये ना होता, ठीक, तो हम कैसे कह सकते थे। ठीक, तो इंडिया। ठीक, इसके अलावा मैंने आपको बताया हड़प्पा कहां से मिला था, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से, तो पाकिस्तान। दूसरा देश कौन सा है, पाकिस्तान। और तीसरा देश जो है वो है अफगानिस्तान। ठीक, तो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन देशों में सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स मिलती। ठीक, तो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्लियर है। ठीक, तो कौन कौन सी कंट्रीज में मिलती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक, अफगानिस्तान में आप नोट करिएगा, अफगानिस्तान में इनकी सिर्फ दो साइट्स मिलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सिर्फ दो साइट्स मिलती हैं। इनके नाम नोट कर लीजिएगा। पहला नाम है शोरतोगाई, शोरतागोई। ठीक, पहली साइट जो है वो कौन सी है, शोरतागोई। ठीक, और दूसरा बात करें तो मुंडीगंग। ठीक, तो शोरतागोई और मुंडीगंग, ये दो ऐसी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो अफगानिस्तान में मिलती है। कहाँ मिलती हैं, अफगानिस्तान में। इसके अलावा बाकी जितनी भी साइट्स हैं, ठीक है, जितने भी स्थल हैं, वो कहाँ से मिले हैं, इंडिया से और पाकिस्तान से। ठीक है, सिर्फ दो साइट्स ऐसी हैं जो अफगानिस्तान से मिली है, शोरतागोई और मुंडीगंग। ठीक, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ। ठीक, अब इंडिया में कौन कौन से राज्य हैं जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के साइट्स मिली। ठीक, तो तीसरा पॉइंट डालिए इंडिया में। ठीक है, अब कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे पहले डालिए जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर से हमको एक साइट मिलेगी, हम देखेंगे अभी। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी साइट भी है, नॉर्दर्न साइट। ठीक है, हम देखेंगे अभी। तो अभी हमें यह देखना है कि कौन कौन से राज्यों से मिल रही है। तो सबसे पहला राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद आप नीचे आइए पंजाब। पंजाब से भी हमको एक साइट मिली है। ठीक है, हम देखेंगे एक एक करके कि किन किन राज्यों से कौन कौन सी साइट मिली। इसके बाद बात करें हरियाणा। ठीक है, यहां से कई सारी साइट्स मिली हैं। इसके बाद बात करें यूपी, उत्तर प्रदेश से भी हमको दो तीन साइट्स मिली हैं। इसके बाद राजस्थान, राजस्थान से भी हमको साइट्स मिली हैं। ठीक है, और बात करें तो गुजरात। ठीक, याद रखिएगा गुजरात से हमको सबसे ज्यादा साइट्स मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज्यादा साइट्स अगर किसी राज्य से मिली हैं तो वो गुजरात से मिली है। ठीक है, हम देखेंगे कौन कौन सी हैं। ठीक है, बट सबसे ज्यादा साइट्स अभी तक जो डिस्कवर हुई हैं वो गुजरात से हुई हैं। ठीक, हरियाणा से भी हुई हैं लेकिन उतनी नहीं हुई है जितनी गुजरात से हुई है। ठीक, तो गुजरात हो गया, और इसके अलावा जो है वो है महाराष्ट्र। ठीक, तो ये टोटल 7 राज्य हैं जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की साक्ष्य मिलते हैं या साइट्स मिलती हैं। पहला स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा यूपी, पांचवा राजस्थान, छठा गुजरात, सातवां महाराष्ट्र। ठीक, तो ये
7 राज्य हैं जहां से हमको सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स मिली। ठीक, हम आगे देखेंगे कौन कौन सी साइट्स कहाँ कहाँ से मिली। ठीक है, बट अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक, कि इनका जो वो रहा है वो इतने राज्यों में रहा है। ठीक, चौथा पॉइंट नोट करें, इसका शेप कैसा है। मतलब अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका शेप कैसा है, तो इसका शेप नोट कर लीजिएगा, ट्रायंगुलर। ठीक है, तो इसका शेप कैसा है, ट्रायंगुलर है। गूगल पे आप जब इमेज डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की तो आपको क्लियर कट नजर आएगा कि ये त्रिकोणीय शेप में बना हुआ है, ट्रायंगुलर शेप। ये सभ्यता जो फैली है वो किसमें, ट्रायंगुलर शेप। ठीक, तो इसका शेप याद कर लीजिएगा, ट्रायंगुलर। ठीक, ये सारे जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम एग्जाम्स में ये आ सकता है। ठीक है, जैसे पिछले कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन आया था कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिलते। ठीक, तो 3 राज्य ये दे देगा और चौथा वो दे देगा। तो आपको ये सातों राज्य पता होने चाहिए कि किन किन राज्यों से हमको मिलता है। ठीक, तो इसका शेप क्या था, ट्रायंगुलर। ठीक, अब अगला हम इसकी बात करें लेंथ की, लंबाई इसकी। तो अगर हम नॉर्थ टू साउथ बात करें तो नॉर्थ टू साउथ इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। मतलब जो नदर्न साइट है और जो सदर्न साइट है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1400 किलोमीटर। ठीक, अभी हम देखेंगे। ठीक, और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करें, ठीक, तो ये है 1600 किलोमीटर। ठीक, तो लेंथ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ टू साउथ अगर हम बात करें तो ये है 1400 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट अगर हम बात करें तो क्या है, 1600 किलोमीटर। क्लियर हुआ ये। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के चारों कॉर्नर्स देख लेते हैं। सबसे नदर्न साइड कौन सी है, सबसे सदर्न साइड कौन सी है, सबसे ईस्टर्न और सबसे वेस्टर्न कौन सी। क्लियर, तो यहां तक के पॉइंट्स आपने नोट कर लिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो भी मैं यहां बताता जा रहा हूं एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉपी में नोट करते चलिए। क्लियर है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी साइट्स कहां कहां है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं, तो सॉरी ज्यादा लंबा बन गया। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नदर्न साइड की। सबसे उत्तरी कोण में कौन सी साइट है। ठीक, तो ये साइट नोट करिएगा, मांडा। ठीक, ये कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, कौन सी नदी के करीब है, चेनाब नदी, ये भी नोट करिएगा। तो सबसे उत्तरी साइट इसकी कौन सी है, इंडस वैली की, मांडा। ठीक, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक, चेनाब नदी के पास है। और इसकी डिस्कवरी अगर हम कहें तो इसके खोजकर्ता कौन थे, ये भी नोट कर लीजिएगा, जगपति जोशी। ये इसके खोजकर्ता थे। मतलब कि मांडा नदन, सबसे नदन साइट है मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में, चेनाब नदी के पास। ठीक, और इसके खोजकर्ता या डिस्कवरर कौन रहे हैं, जगपति जोशी। इसके बाद आ जाइए सदन, सबसे दक्षिणी साइट कौन सी। तो सबसे दक्षिणी साइट में नोट करिएगा, दायमाबाद। ठीक, और ये दायमाबाद कहां है, तो ये है महाराष्ट्र में। ये पॉइंट नोट करते चलिएगा। सबसे सदर्न साइड कौन सी है, दायमाबाद। ये कहां है, महाराष्ट्र में। और किस नदी के किनारे है ये, तो प्रवरा नदी। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र में एक नदी बहती है, गोदावरी। ठीक है,
तो गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। ऐसे ही चेनाब किसकी सहायक नदी है? इंडस की, सिंधु की। तो सदर्न जो साइट है दाइमाबाद महाराष्ट्र में, तो इस किस नदी के पास है? प्रवरा नदी। ठीक है। और इसके जो खोजकर्ता, या अगर हम कहें इसके जो डिस्कवरर रहे हैं, वो रहे हैं बीपी बोपाटिकर। ठीक। तो बीपी बोपाटिकर ये नदन साइट के खोजकर्ता रहे। सॉरी, सदर्न साइट के। सदर्न साइट कौन सी है? दाइमाबाद। कहां पर है? महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे। बीपी बोपाटिकर। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब ईस्टर्न पे आ जाते हैं, मतलब सबसे पूर्वी साइट कौन सी है? ठीक। तो अगर हम पूर्वी साइट की बात करें तो ये पड़ती है आलमगीरपुर। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, और ये हिंडन नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी। ठीक है। तो आलमगीरपुर सबसे ईस्टर्न साइट है जो उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। और इसके जो खोजकर्ता रहे हैं उनका नाम है यज्ञदत्त शर्मा। ये मैं सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इसको बिल्कुल नोट करते चलिएगा। यज्ञदत्त शर्मा। तो जो सबसे ईस्टर्न साइट है आलमगीरपुर यूपी में, हिंडन नदी के पास, इसके डिस्कवरर या खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। ठीक। अब आ जाइए वेस्टर्न। ठीक। अब वेस्टर्न की जो सबसे वेस्टर्न साइट है, ठीक है, उसका नाम है सुट काकेडोर। सुट काकेडोर। ठीक है। तो सुट काकेडोर है। ठीक है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला ये प्रांत है। ठीक है। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक। तो बलूचिस्तान, सुट काकेडोर कहां पे है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान किसका प्रांत है? पाकिस्तान। तो वो इसकी वेस्टर्न साइट है। और ये किस नदी के किनारे है? तो लिख लीजिएगा दस्का नदी। किस नदी के किनारे है? दस्का नदी के किनारे, वेस्टर्न साइड। ठीक है। और इसके डिस्कवरर का नाम लिख लीजिएगा। इसके डिस्कवरर कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं ऑरेल स्टीन। ऑरेल। ठीक। तो ये चारों कॉर्नर्स की साइट रही हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे नदन साइट की अगर हम बात करें तो वो है मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में, चेनाब नदी के पास। इसकी खोजकर्ता कौन रहे? जगपति जोशी। इसके बाद हमने दक्षिणी देखा, सदन, तो वो क्या है? दाइमाबाद। ये कहां है? महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता कौन रहे हैं? बोपी बोपाटिकर। ठीक। इसके बाद ईस्टर्न बात करें तो ईस्टर्न क्या है? आलमगीरपुर। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के पास। ठीक। और इसके खोजकर्ता कौन रहे हैं? यज्ञदत्त शर्मा। ठीक। इसके बाद सबसे वेस्टर्न साइड जो है वो है सुट कागेडोर। ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, दस्का नदी के किनारे। और इसके खोजकर्ता कौन रहे? ऑरेल स्टीन। क्लियर हुआ ये? ठीक। अभी जो मैंने लेंथ बताई थी वो लेंथ ये है, नॉर्थ से साउथ कितना है? 1400 किलोमीटर्स, 1400 किलोमीटर। और अगर हम वही वेस्ट टू ईस्ट देखें, ये कितना है? 1600 किलोमीटर। तो ये नोट कर लीजिएगा। ठीक। ये चार्ट बना लीजिएगा, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड, नदर्न साइड और सदर्न साइड। क्लियर हुआ? ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। सबसे पहले तो हमने देखा इसका एरिया। एरिया तकरीबन 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद हमने देश देखे, कौन कौन सी देश में इंडस वैली की साइट्स हैं। तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में दो साइट्स हैं, शोरतगोई और मुंडीगंग। ठीक। इसके अलावा बात करें तो इंडिया में कौन कौन से राज्यों में है? जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक।
इसके अलावा हमने देखा इसका शेप, शेप कैसा है इसका, ट्राइंगुलर। सबसे हमने इसकी नदर्न साइड देखी, इसके अलावा हमने लेंथ देखी, नॉर्थ से साउथ कितना है 1400 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट कितना है 1600। इसके अलावा हमने देखा कि सबसे नदर्न साइड कौन सी है, मांडा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, चेनाब रिवर जगपति जोशी। सबसे सदर्न साइड कौन सी है, दाइमाबाद महाराष्ट्र, प्रवरा नदी बीपी भोपाटिकर। सबसे ईस्टर्न क्या है, आलमगीरपुर यूपी, हिंडन नदी यज्ञदत्त शर्मा। और सबसे वेस्टर्न क्या है, सुटका गिडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, दस्क रिवर औरल। ठीक, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हुआ। ठीक, तो ये नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स और ये चार्ट बना लीजिएगा। ठीक, अगला हेडिंग डालिए टाइम पीरियड। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड, ठीक है, मतलब समय अंतराल, अंतराल क्या रहा है जिस समय पर सिंधु घाटी सभ्यता रही हो। इसमें देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही है। सबसे पहली बात जो कही वो कही जॉन मार्शल ने। ठीक, जॉन मार्शल साहब कौन है ये आपको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। तो जॉन मार्शल साहब ने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का रेंज दिया वो दिया 3250 बीसीई से लेकर के और 2750 बीसीई तक। ये पॉइंट नोट करिए। मतलब इन्होंने जो टाइम पीरियड दिया कि भाई ये 3250 बीसीई क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं कई बार बता चुका। ठीक, तो 3250 बीसीई से लेकर के 2750 बीसीई तक, ठीक है, ये जॉन मार्शल साहब ने दिया ये टाइम पीरियड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद एक और रहे हैं बहुत फेमस आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, मॉर्टिमर व्हीलर। मॉर्टिमर व्हीलर की अगर हम बात करें तो इन्होंने तकरीबन दिया 2500 बीसीई से लेकर के और 1500 बीसीई तक। ये टाइम ड्यूरेशन किसने दिया, ये दिया मॉर्टिमर व्हीलर ने। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि भाई ये सभ्यता 2500 बीसीई से लेकर के और 1500 बीसीई तक रही। ठीक, तो जॉन मार्शल साहब ने 3250 से 2750 और मॉर्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500। अब मैंने आपको बताया था, हमने एक मेथड पढ़ा था कार्बन डेटिंग मेथड। ठीक, C14 मेथड कहते थे उसको। इसमें C14 डेटोरेट होता था और उसी मात्रा में हम मापन कर लेते थे जिससे हमें एग्जैक्ट एज पता चल जाए। तो जब ये C14 मेथड से इसको किया गया, मतलब इनके साक्ष्यों को अगर एनालाइज किया गया C14 मेथड के थ्रू, तो ये तकरीबन जो इसका रेंज आया वो आया 2350 बीसीई से लेकर के और 1750 बीसीई तक। और ये मोस्ट एक्सेप्टेड है, मतलब ये मोस्ट एक्सेप्टेड है, मतलब सबसे ऑथेंटिकेट किसको माना गया, C14 मेथड। क्योंकि ये क्या किया गया है, एज निकाल के किया गया। तो कमोवेश अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली अगर इस रेंज के आसपास अगर हम बात करें तो जो कंसीडर किया जाता है वो किया जाता है C14 मेथड। C14 मेथड में रेंज क्या रही है, 2350 बीसीई से लेकर के 1750 बीसीई तक, और यही कमोवेश रेंज मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों, क्योंकि ये कार्बन डेटिंग मेथड से निकाला गया। ठीक, तो उनकी ऑथेंटिसिटी जॉन मार्शल के और मॉर्टिमर व्हीलर के कंपैरिजन में ज्यादा है। हालांकि मॉर्टिमर व्हीलर की अगर हम बात करें तो वो भी क्लोज रहे, ठीक है, थोड़ा सा रेंज बढ़ा लेकिन उसी रेंज में सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आ रही। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड क्या रहा है, कार्बन डेटिंग मेथड C14 में, जिसने क्या बोला 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी। क्लियर हुआ आप लोगों को ये। ठीक, तो ये था टाइम पीरियड। ठीक, अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी मानव प्रजाति हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली है। ह्यूमन रेस फाउंड फ्रॉम आईवीसी। सिंधु घाटी सभ्यता से इंसानों की कौन कौन सी
जो रेस है वो हमको मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक, तो हम देख लेंगे कि कौन कौन से ह्यूमन रेसेस हैं जिनके कंकाल हमको सिंधु घाटी सभ्यता से मिले। ठीक, सबसे पहले इसमें लिखिएगा द्रविडियन। द्रविडियन, ठीक, द्रविडियन मतलब कौन? आज जो दक्षिण भारत में है ना, साउथ इंडिया में, वो सब द्रविडियन कहलाते हैं। ठीक, उनका आज की डेट में भी नॉर्थ इंडिया के लोगों से थोड़ा लैंग्वेज को लेकर के प्रॉब्लम होता है। आपने देखा हो तमिलनाडु वगैरह में ये इशू चल रहा है। एक इशू और भी है साउथ इंडिया का जो नॉर्थ इंडिया को लेकर के होता है। साउथ इंडिया के लोग इस बात को मानते हैं, और ये तथ्य भी है एक तरीके से देखा जाए, कि हम पहले उत्तर में रहा करते थे, मतलब जो माना जाता है। जब आर्यों ने आक्रमण किया तो उन्होंने हमको युद्ध में हरा करके हमको नीचे भेज दिया। तो बेसिकली जो वो नॉर्थ इंडियंस को मानते हैं, वो नॉर्थ इंडियंस को बाहरी मानते हैं। ठीक, और ये इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि नॉर्थ इंडियंस की जो जीन्स हैं, या हम कहें डीएनए जो है, वो कभी भी साउथ इंडिया के लोगों से मैच नहीं करता। मैंने आपको बताया था। ठीक, कारण क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जब आर्य ने भारत पर आक्रमण किया तो उनको ये लगता है कि जितने भी नॉर्थ इंडिया के लोग हैं ये सब आर्यव्रत, ये सब आर्य वाले। हमने कहा भी था, हमने बताया था, महाभारत या हम कहें रामायण की अगर हम बात करें तो महाभारत हो चाहे रामायण हो, उसमें हमने अपने आप को क्या बोला? आर्यव्रत बोला। ठीक, तो द्रविडियन लोगों का यह मानना रहता था कि ये बाहर से आए हैं, इन्होंने हम पर आक्रमण करके हमको नीचे भेज दिया। ठीक, तो ये था ह्यूमन। तो द्रविडियन लोगों का, और इसको ये इस बात से भी प्रूफ होता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता में जो ह्यूमन स्केलेटन मिले तो उसमें खोज किया गया तो मैक्सिमम स्केलेटन द्रविडियन मिले। ठीक, मैक्सिमम स्केलेटन किसके मिले हैं? द्रविडियंस के मिले। ठीक, द्रविडियन लोग कैसे होते हैं आपने देखा होगा, ब्लैक कलर होता है, काले से होते हैं थोड़ा, और इनके कर्ली हेयर्स होते हैं। द्रविडियन साउथ इंडियंस में आप देखिएगा ज्यादातर आप लोगों को कर्ली हेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो द्रविडियन लोग एक तो थे जिनके सबसे ज्यादा स्केलेटन मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा एक और प्रजाति मिलती थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, आज की डेट में हमारे जो आदिवासी हैं, ट्राइब्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। ठीक है, तो उस टाइम पर भी हमारे यहाँ जनजातियां हुआ करती थी और जनजातियां मिलती थी। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो ड्यूमसरा ह्यूमन रेस है, उसके लोग भी हमको मिला। इसके अलावा तीसरे जो हैं वो हैं मोंगोलाइड्स। मोंगोलाइड्स कौन? आपने चीनियों को देखा है, चाइना वालों को, जापान वालों को देखा है, कोरिया वालों को देखा है, या हम कहें हमारे नॉर्थ ईस्ट वालों को देखा है। ठीक, वो कैसे दिखते हैं? तो उन्हीं को मोंगोलाइड्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मोंगोलाइड्स। ठीक, तो मोंगोलाइड्स भी प्रजाति जो है ह्यूमंस की रेस की, हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिली। ठीक, तो मोंगोलाइड्स भी हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर एक और प्रजाति की बात करें तो एल्पाइंस। ठीक, एल्पाइंस कौन से होते हैं? आपने यूरोपियन लोगों को देखा, लंबे चौड़े होते, गोरे होते एकदम, मतलब गठीला शरीर, वो एल्पाइंस होते हैं। ठीक, तो यहां पर 4 प्रजाति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में। एक तो मिले हैं द्रविडियन जिनके सबसे ज्यादा स्केलेटन मिले, इसके बाद मिले प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक, इसके बाद मिले हैं मोंगोलाइड्स, और इसके बाद मिले हैं अल्पाइंस। तो ये 4 मानव प्रजातियां हैं जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिली। ठीक है,
नोट कर लिया आपने? तो ये टाइम पीरियड नोट कर लीजिएगा, और कौन कौन से ह्यूमन रेसेस हमको मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक। अब हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और कौन कौन सी सभ्यता रही है। ठीक है, कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन। जैसे आज इंडिया एक कंट्री है, पाकिस्तान एक कंट्री है, आज से 200-300 साल बाद, ठीक, लोग ये कहेंगे जब कभी ये कंट्री सब खत्म होगा, तब लोग ये बात को कहेंगे ना कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के कंटेम्प्ररी रहे, क्योंकि साथ में रहे। मैं और भी देश की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, और भी देश। तो कंटेम्प्ररी उस टाइम पर सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा और कौन कौन सी सभ्यता थी और वो कहां पर मौजूद थी, हमें ये देखना है। ठीक, तो अगला हेडिंग डालिए, कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन ऑफ आईवीसी। कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसके कंटेम्प्ररी कौन कौन सी सिविलाइजेशन रही? तो पहले मैंने आपको एक नाम बताया था, मेसोपोटामिया। तो एक जो सभ्यता रही है वो रही है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। हमारा आज का जो इराक और ईरान वाला जो क्षेत्र है, यहां पर ये सभ्यता रही है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो इराक और ईरान वाले क्षेत्र में। ठीक, अब ये सभ्यता जो रही है, चूंकि देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन भी चूंकि सिंधु नदी के किनारे थी, इसलिए इसको इंडस वैली कहा गया। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी किसी न किसी नदी के आसपास रही है। तो यहां पर दो नदियां हैं, आप नाम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक है टिग्रिस और दूसरी नदी कौन सी है? यूफ्रेटस। ठीक, तो टिग्रिस और यूफ्रेटस, इन दोनों नदियों के आसपास कौन सी सिविलाइजेशन है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और ये कहां पर है? आज का जो हमारा इराक और ईरान वाला क्षेत्र है, वहां पर यह सभ्यता रही। दूसरी सभ्यता अगर हम बात करें, दूसरी रही है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक, ये अफ्रीका में एक कंट्री है इजिप्ट। पहले के समय में इसको मिस्र कहते थे, मिस्र। आपने ममी देखी होगी, आपने पिरामिड देखे होंगे, ये कहाँ के हैं? इजिप्ट के हैं। ठीक है, ममी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक, पिरामिड्स के बारे में, ये किससे रिलेटेड है? इजिप्ट से। तो इस टाइम पर मिस्र की एक सभ्यता हुआ करती थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। ठीक है, और ये किस नदी के करीब थी? तो ये नदी नोट कर लीजिएगा, नाइल। नाइल रिवर। नाइल रिवर पूरे अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। नाइल नदी जो है पूरे अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो नाइल रिवर, ठीक है, तो नाइल रिवर के पास था इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट आज की डेट में। और तीसरा हमारा आज भी पड़ोसी है, चाइनीज। चाइनीज सभ्यता। ठीक है, तो ये कहां पर है? चाइना। आज की डेट में जो चाइना है, वहां पर रही है चाइनीज सभ्यता। ठीक है, और ये सभ्यता किस नदी के करीब रही है? तो यहां पर एक नदी है, येलो रिवर कहते हैं उसको। ठीक है, चाइनीज भाषा में अगर कहा जाए तो हैंग हो, हाउंग हो, हाउंग। ठीक है, तो ये नदी थी जिसके करीब थी चाइनीज सिविलाइजेशन, तो इसको येलो रिवर भी कहा जाता था, और हांग हाउंग हो। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, तो ये तीनों कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी इंडस वैली के। मेसोपोटामियन जो ईरान इराक वाले क्षेत्र में थी, कौन सी नदियों के बीच में? टाइग्रिस और
यूफ्रेटिस, इसके अलावा इजिप्शियन जो किसके पास, इजिप्ट नाइल नदी, और चाइनीज जो चाइना में थी येलो रिवर के पास। क्लियर? यहां पर हम अपनी आज की क्लास को स्टॉप करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आज हमने सबसे पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज देखी, ठीक। उसके बाद हमने इनका नामकरण देखा, कौन कौन से नाम थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। इसके बाद फिर हमने इसका एरिया, शेप, इसकी इंडिया में कौन कौन से राज्यों में साइट्स हैं, कौन कौन से देश हैं, लेंथ इसकी, नदन, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न साइड्स। इसके बाद हमने इसका टाइम पीरियड देखा सिंधु घाटी सभ्यता का। हमने कौन कौन सी ह्यूमन प्रजाति यहाँ रहती थी वो देखा, और इसके अलावा इनके समकालीन कौन कौन सी सभ्यता रही है वो देखा, ठीक। अब कल से हम क्लास में जो शुरू करेंगे, कौन कौन सी साइट्स हमको सिंधु घाटी सभ्यता से मिली हैं उनके बारे में पढ़ें, और वहां से क्या क्या चीजें हमको मिली हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। एंड गाइस, मैं बार बार आपसे इस बात को कह रहा हूँ, एक सेपरेट कॉपी बनाइए और जो भी मैं इसमें लिखता जा रहा हूँ स्क्रीन पर, वो सारी चीजें नोट करते जाइए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।